अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। हफ्ते का दूसरा दिन यानी ट्यूसडे एंड दिस इज़ डेफिनेटली अस सेलिब्रेटिंग द वुमेंस वीक। वुमेंस वीक के बारे में बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा करंट अफेयर्स का एक राउंड अप सा ले लेते हैं। कल जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अगर मुल्क से बाहर हैं तो वो करप्शन की वजह से हैं। मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई और एक तरह से PTI का जो स्लोगन है ना कि तब्दीली आ नहीं रही तब्दीली आ गई है, ये जहन में आता है, क्योंकि सडनली यू आर टेलिंग मी कि पूरे पाकिस्तान को ये यकीन हो चुका है कि नवाज शरीफ साहब किसी तरह की किसी भी करप्शन में मुलव्वस नहीं थे। ये थोड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गई। आई थिंक कि एक तबका एक फ़िक्र पाकिस्तान में यकीनन मौजूद है जो PTI का हामी है, जिन्होंने इस बात पे इमरान खान साहब को वोट दिए थे कि वाकई मुल्क में पैसे की रुपए पैसे की चीज़ों की मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है। लेकिन इसको इंतकामी सियासत का नाम दे रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। मेरे ख्याल में जो उनके नज़रिए को तक़वियत देती है बात, वो ये ज़रूर है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है, लोगों को अगर आप देखें उनको लगता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी यानी खुसूसन जो अपोजिशन में है PMLN या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके केसेस खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप PTI के हामी हैं या हुकूमत वक्त में शामिल हैं तो फिर नैब की आंखों से आप ओझल हैं। खैर, बहरहाल इस सोच को और इस बात को मैं आपके लिए आई लीव इट अप टू यू। डू सेंड मी योर ट्वीट्स और मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई नवाज शरीफ साहब पे कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, यानी चार्जेस तो हैं लेकिन वो सारे बेमानी हैं। इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। हम बात कर रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान की, क्योंकि तब्दीली और फ्यूचर इसी का नाम है। लेकिन कभी कभार जब आप बात करते हैं डिजिटल फ्यूचर की तो लोगों के जहन में बड़े सारे खौफ आ जाते हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा ज़माना होगा, रोबोट सारे काम कर रहे होंगे, इंसान आपस में बात नहीं कर सकते, आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी, बग़ैर किसी से बात किए आप ज़िंदगी गुजार सकेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि कई सारी मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि मशीनें या रोबोट्स ये काम करेंगे। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फार फेच्ड थॉट, लेकिन साथ साथ ये बड़ा अहम है कि आप ये देखें कि We have to reimagine the future. अब टेक्नोलॉजी इज़ अपॉन यू, इसके साथ काम तो करना पड़ेगा, लेकिन मुल्क के लिए, मुलाजमतों के लिए, वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, कंपनीज़ के लिए इसको कैसे एक आप फ्रेंडली इकोसिस्टम बना सकते हैं, इनेबलिंग इकोसिस्टम बना सकते हैं। इसी हवाले से हमने रखी एक डिस्कोर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, राब्ता इज़ माई पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, जो कि मैंने कायम किया है। इट इज़ बिन को फाउंडेड विद सरीना होटल्स, और इसी के सिलसिले में, इसी की अम्ब्रेला के अंडर हम तकरीबन 6 इवेंट्स साल में करते हैं जिनके मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, इकॉनमी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड। तो इस दफ़ा भी सरीना ने इस डिस्कोर्स को, इस डायलॉग को होस्ट किया, जिसका टाइटल था लेट्स ट्राई एंड री इमेजिन द फ्यूचर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। ख़ास तौर पे इसलिए भी कि क्या हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो रिएक्टिव हैं या हम अपने आप को पिच कर रहे हैं थ्राइव करने के लिए। यहाँ पे मौजूद थी प्राइम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव डिजिटल पाकिस्तान की कंट्री लीड तानिया इदरुस, और इसके अलावा हमारे पैनल डिस्कशन में शामिल थी पाकिस्तान की लीडिंग डिजिटल कंपनीज, जिसमें शामिल है जी जैज़, दराज PK, इसके अलावा करीम एंड फूड पैंडा। हमने इसी प्रोग्राम में दावत दी थी फ्रॉम द KPITB डॉक्टर शहबाज खान साहब को भी, जो कि इस सूबे को ये फ़ौक़ियत हासिल है कि सबसे पहले इन्होंने अपना डिजिटल विजन पाकिस्तान के सामने रखा। सो लेट्स टेक अ लुक कि इस इवेंट में क्या कुछ हुआ। लेट्स शेयर इट विद यू। Sarina, as we know, has initiated many people-to-people initiatives where the right side, the bright side of Pakistan can actually make its way into the international perspective. राबता के नाम से इस्लामाबाद में लगी बड़ी बैठक। सरीना होटल इस्लामाबाद में हुई पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल पर तकरीब। तकरीब के मुकर्रिरीन ने दौरे हाजिर की जिद्दत को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान में जैसे आपके नॉर्मल रोज़मर्रा के लाइसेंस बनाना, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ या NIC बनाना या पासपोर्ट बनाना, वो सारी मैनुअल चीज़ें अभी उनको डिजिटाइज कर सकते हैं, जिससे प्रोसेसेस डिजिटाइज होंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। काफ़ी हद तक जो बात हुई है जॉब क्रिएशन में क्या पोटेंशियल है, और जो डिजिटाइजेशन और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंटरनेट पेनिट्रेशन में इंशाल्लाह अगले सालों में क्या होने वाला है, इसके बारे में हमारी काफ़ी बात हुई थी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर,
और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान का फ्यूचर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो हमारी यूथ है। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम की सरबराह तानिया इदरस का कहना था कि इल्म तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। डिजिटल होना वक्त की जरूरत है। हमारा बेस्ट तरीका ये है अकाउंटेबिलिटी पैदा करने का कि हम प्रोसेसेस को प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में उनको डिजिटल की तरफ लेके जाएं, बिकॉज इसमें जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पैदा होती है वो आप मैन्युअली कभी कर ही नहीं सकते। तकरीब में पैनल डिस्कशन का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की नामवर डिजिटल कंपनियों के नुमाइंदगान ने शुरका के सवालों के जवाबात भी दिए। शुरका ने तकरीब को मुफीद करार देते हुए कहा कि मुबाहिसे से बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे डिजिटल पाकिस्तान की। यकीनन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो अपनी राय के इजहार का भी बेहतरीन मौका आपको मिलता है। दुनिया की जितनी इस वक्त अगर एहतजाजी सूरत हाल हैं, प्रोटेस्ट हैं, चाहे हम इंडिया की बात करें या अगर हम कहीं पे भी हुकूमत वक्त से लोगों का इख्तिलाफ राय होता है, तो सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त अगर लेटेस्ट इशूज़ की तरफ आएँ, क्योंकि 8 मार्च इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और इसमें हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से औरत मार्च एक प्रोटेस्ट बाहर निकलती है जिसमें ख़वातीन प्रोटेस्टर्स एहतजाज करती हैं, अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। उनको लगता है कि अभी भी हमारे माशरे में, हमारे स्टेट की रेगुलेशंस में जहाँ जहाँ और ख़ास तौर पे समाजी रवैयों में एक मुनाफिकत पाई जाती है, जो हुकूक उनके अपने हैं उनको नहीं मिल पाते। इसके ऊपर बड़ी ये बात ज़ेर बहस है, लेकिन इस पर काफ़ी पोलराइजेशन हमारे माशरे में मौजूद है। खुसूसन हम आपको बताते हैं कि जब यही बहस पहुंची हमारे ऐवानों में तो वहाँ क्या हुआ। सबसे पहले जी मौलाना जमील साहब का मौलाना फैज़ साहब का आपको एक कोट सुनवाते हैं जो कल की इस बहस में शामिल थे, और उनका क्या रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है, ओपिनियन है इस बारे में। लेट्स टेक अ लिसन। जिसने अपने बेटियों को इल्म पढ़ाया, वो इल्म जो खुदा तक पहुँचाए, बागी न बनाए। जैसे आजकल ये एक शोर हम सुन रहे हैं कि 8 मार्च को वो कोई पता नहीं क्या करेंगे। कुछ औरतें हैं वो आती हैं इस पर, टीवी पर और इस पर, तो वो अपना जुलूस निकालेंगी। ये आज़ादी नहीं है, ये आवारगी है। क्या इस मासूमियत, इस भोलेपन पे क्या कहा जाए कि पता नहीं क्या करेंगी। कुछ ख़वातीन हैं जो निकलेंगी, बड़े तल्ख इन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया मौलाना फैज़ साहब ने, और सबसे बढ़कर ये कि इसको खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं, खुद ही वर्डिक्ट भी दे दिया कि ये आज़ादी नहीं, ये आवारगी है। लेकिन वो इस बात से कासिर रहे कि वो बता सकें कि वो इसको आवारगी क्यों गर्दानते हैं। जब यही लोग पोलिटिकली बाहर निकलें और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एक तरह से एहतजाज करने, इनकलाब लाने, उनके लिए ये कहना कि बगावत कर दीजिए, वहाँ तक ये सही होता है। लेकिन अगर ख़वातीन इसी तरह अपनी आवाज़ बुलंद करें तो उसको आवारगी गर्दाना जाता है। इसके जवाब में जी वन ऑफ द फॉरमोस्ट वुमेन लीडर्स इन पाकिस्तान, शेरी रहमान साहब रहा। आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। से उनके और दूसरे हाउस को कहना चाहती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल पर हम सब चलते हैं। पाकिस्तान की रियासत भी और इसके लोग भी और अवाम भी, हम सब उनकी हदीस और कौल और फ़ेल पे चलते हैं। कुरानी आयतों को भी हम जानते हैं, जो भी हम समझते हैं अपनी ज़िंदगी उस अखलाक के ज़रिए हम जिंदा हैं और उस पर चलते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जदीद पाकिस्तान में औरतों अगर घरों से बाहर निकलें, अपने हुकूक का मुतालबा करें, चाहे वो सही हो व गलत हो, ये इस बात से कतई नज़र। और मैं कहती हूँ हुकूक का मुतालबा सही होता है हमेशा। आवारगी और बदचलनी ये बात कोई नहीं होती। अगर मर्द मैंने आपको तहम्मुल से सुना मौलाना साहब, मैंने आपको तहम्मुल से सुना, आप भी इज्जत दें, प्लीज। नॉट ऑन कि औरतें घर से बाहर निकालें तो बदचलन है, औरतें घर से बाहर निकले, सियासत करें, जमहूरी हकूक तो आवारा है। मर्द खुलेआम दंदनाते फिरे, वो सब ठीक है। ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान की रियासत में, और पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करती है। सेनेटर निगत मिर्जा साहब जरूर होगा। जी, थैंक यू।
कुडोस टू शहरी रहमान फॉर कॉलिंग अ स्पेड। बहुत सारी चीज़ों को इसी तनाजुर में देखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत आसान है किसी भी मर्द के लिए औरत पे आवारा होने का, बदचलन होने का ये इल्ज़ाम लगा देना, लेकिन क्या हम अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं कि ये कितनी बड़ी ज़्यादती है? और ये हमारा इस्लाम, हमारी सुन्नत, हमारी अहादीस किसी भी तरह इसकी इजाज़त नहीं देते। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह इसी सेनेट में आप देख सकते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाता, इख्तिलाफ राय को फौरी तौर पर एक टकराव की सी सूरत हाल बर्पा कर दी जाती है, जैसे खुदा न खास्ता इस्लामी तालीमात, दीनी तालीमात के बरक्स जाके कोई बात की जा रही है। ख़वातीन अगर एक प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जिसमें जो वो सही समझती हैं, जो उनकी वे ऑफ थिंकिंग है, उसको वो आगे लाकर उसका मुजाहरा करना चाहती हैं, एंड दे वांट टू टॉक अबाउट इट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, देयर इज़ नथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल अबाउट इट। इसी के साथ जी लेते एक छोटा सा ब्रेक। इस बात से कतई नज़र कि आप उनके प्लाकार्ड से अग्री करें ना करें, सबसे पहले वी शुड ऑल स्टैंड फॉर द फैक्ट कि उनके पास ये हक मौजूद है कि अपनी आवाज़ को वो बुलंद कर सकें। आप उनकी राय से इख्तिलाफ बेशक रखें, लेकिन उनके इस हक को सल्ब नहीं किया जा सकता। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हम कर रहे हैं विमेंस वीक की, तो आज हमने सोचा कि एक बड़ा अहम इशू जो तमाम ख़वातीन के लिए अहम होना चाहिए, और शायद हमारे यहाँ उस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती। हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन अक्सर जो चीज़ इसकी वजह बनती है यानी इमोशनल अब्यूज़, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे माशरे में इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि तशद्दुद है, लेकिन तशद्दुद का कोई हामी नहीं है। कोई भी अगर आप किसी के बारे में बात करें कि भाई ये शख्स हाथ उठाता है अपने घर की ख़वातीन पे, तो उसको बुरा ही कहा जाएगा, इसमें कोई मेरे ख्याल में इख्तिलाफ राय मौजूद नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इमोशनल अब्यूज़, कि किस तरह आप अपने अल्फाज से और बग़ैर हाथ उठाए दूसरे को शदीद तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, शायद इसकी आगे ही नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोबिया, और यकीनन हम हमेशा बात करते हैं आपकी नफ्सियात के हवाले से और किन चीज़ों की आपको आगे ही होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोबिया फॉर बीइंग हियर विद अस। मुझे ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी, बड़ा आसान होता है, मैं हैरान थी कि ऐवानों में आज भी बात की जाती कि अगर ख़वातीन औरत मार्च करने बाहर निकल रही हैं तो वो बदचलन हैं या आवारा हैं। ये इमोशनल अब्यूज़ के ज़मरे में आता है? बिल्कुल इमोशनल अब्यूज़ के ज़मरे में, क्योंकि कोई भी इस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ करना कि जिसमें आप जो सामने वाले हैं उसकी ज़ात के ऊपर आप जो है उसको निशाना बनाएं, उसको क्रिटिसाइज़ करें या उसको लेबल कर दें, तो वो बिल्कुल इमोशनल अब्यूज़ के उसमें आता है। यस, औरत मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ अनदर डिबेट, लेकिन इसकी बेस के ऊपर औरतों को ये कहना कि वो बदचलन हैं या जो बाहर निकल रही हैं वो बदकिरदार हैं, दिस इज़ इमोशनल अब्यूज़। अच्छा, मुझे बताएं, इमोशनल अब्यूज़ के जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, उसके कोई नील निशान, ज़ख्म नहीं होते, तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक हेल्दी पुरएतमाद शख्स को किस तरह इरोड ऑफ करती है? क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं ना, भाई हमने तो बच्ची को पढ़ाया लिखाया, पुरएतमाद बनाया। What happens in a close relationship, मिसाल के तौर पे एक शादी में या फिर एक ऑफिस में, जहाँ उस पे इमोशनल अब्यूज़ अगर हो तो उसकी पर्सनालिटी में चेंज कैसे आता है? देखिए, उसकी पर्सनालिटी में सबसे पहला जो चेंज आता है सेल्फ डाउट, यानी आपकी अपनी जो एबिलिटीज़ होती हैं, पोटेंशियल्स होते हैं, आप उससे सेल्फ डाउट उस पर डाउट करने लगते हैं। आपको लगता है, यानी आपकी परसेप्शन और रियलिटी चेंज हो जाती है टुवर्ड्स यू। आपको लगता है वो नहीं है जो आप समझते थे खुद को बहुत कॉन्फिडेंट, वो आप ऐसे नहीं रहे। उसकी वजह ये होती है कि कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब आपको बार बार ये कहा जाए कि तुम इस काबिल नहीं, इमोशनल अब्यूज़ में होता क्या है, इसमें 2-3 तरह की टाइप्स हैं। एक तो जो पर्सन है वो क्योंकि सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहा होता है, सो टू टेक द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वो सामने वाले पर्सन को बार बार ये एहसास दिलाता है कि या तो उसके बिहेवियर्स गलत हैं, उसके बिहेवियर्स पर उसे गिल्ट में बार बार मुब्तला कर देना, फिर उसको ये बताना कि तुम इस अहल नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो, या उसके जो आउटलुक है या अपीयरेंस है उसके ऊपर कमेंट्स करना। तो जब बार बार एक शख्स इस सिचुएशन से गुजरता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को डाउट करने लगता है, और क्योंकि वो जो करने वाला है वो आपका सिग्निफिकेंट अदर है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहेंगे टॉक्सिक लव का। हमारे माशरे में कई ऐसी चीज़ों को मोहब्बत का नाम दिया जाता है, परवाह करने का नाम दिया जाता है, जो दरअसल ये नहीं होती। एक छोटी सी मिसाल डॉक्टर सोबिया के, एक आदमी है जो कंप्लेन अपनी बीवी से करता है कि मुझे, या अपनी मंगेतर को कहता है कि मुझे तुम्हारा हंस हंस के दूसरों से बात करना पसंद नहीं है। इस पे खातून को ऑफेंड होना चाहिए, लेकिन वो इसको परवाह का नाम देती है कि भाई आदमी है वो मेरे बारे में पोजेसिव हो रहा है, लेकिन वो असल में आपके किरदार पे उंगली उठा रहा है। क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए कि लव इज़ रिस्पेक्ट। ठीक है, जो मोहब्बत है वो रिस्पेक्ट है, वो इज़्ज़त का नाम है।
ठीक है, तो जहाँ पे किसी भी शख्स का कोई ऐसा बिहेवियर या ऐसा जुमला है कि जो आपको डिसरिस्पेक्ट फील करा रहा है, जो आपको ह्यूमिलिएशन फील हो रही है, अपना आप आपको छोटा महसूस हो रहा है, अपनी सफाई देनी पड़ रही है कि आपकी यानी आपकी इंटेंशन डाउट हो रही है ना, आप किसी के बिहेवियर को डाउट कर सकते हैं, इंटेंशन को डाउट नहीं किया जा सकता। तो जहां आपको ये महसूस हो, इसका मतलब है कि वहां पे इमोशनल अब्यूज। अच्छा, यहाँ पे एक और बात करना चाहेंगे, इमोशनल अब्यूजर्स जो होते हैं वो फुली कॉग्निजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि वो उनकी किस बात से दूसरे को तकलीफ होगी, लेकिन कभी कभार वो अपने आप को आपे से बाहर आपके सामने शो करते हैं कि भाई मैं जब गुस्से में होता हूँ तो मुझे काबू नहीं रहता। दूसरी चीज़ डॉक्टर सोबिया ये बताइएगा कि इस तरह की बेइज्जती, इस तरह के हमले के बाद फॉरन देयर इज ऑलवेज एन इंटरमिटेड पीरियड ऑफ लव, यानी आप अक्सर लोगों को देखे कहते हैं ना, जब वो इतना बुरा था, ये सब कर रहा था, तो तुमने इतने अरसे सहा क्यों? पीपल डोंट रियलाइज कि देयर आर साइकिल्स ऑफ अब्यूज एंड देन लव बॉम्बिंग। इसके बारे में बताइए। बेसिकली जब आप एक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं ना, तो व्हेन दिस अब्यूज अकर्स, जैसे हम कहते हैं विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल मींस कि एक साइकिल चल रहा है और आपने देखा कि सर्कल का कोई एंड नहीं होता है, तो वो उस सर्कल के अंदर, वो उस दायरे में आप जो है वो हो जाते हैं और उसी में घूमते रहते हैं। तो होता ही है कि जब भी जो अब्यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ करने के बाद वो अपने बिहेवियर को कॉम्पनसेट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी फियर होता है कि वो लूज़ कर जाएगा सामने वाले पार्टनर को, तो वो क्या करता है कि उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो पहले से ज़्यादा अच्छा बिहेव करने लगता है, बहुत मोहब्बत प्यार। तो बेचारे विक्टिम को ये लगता है कि शायद ये चेंज हो गया है, यानी ही इज़ रियलाइजिंग। बट होता क्या है कि जब आप रिएक्ट नहीं करते, आपको इस पर रिएक्शन शो नहीं करते हैं, तो जो अब्यूज़र होता है उसको ये लगता है कि दिस बिहेवियर इज़ एक्सेप्टेबल। अच्छा, फिर उसे रिपीट करता है। अच्छा, ये विशियस साइकिल से तो आप निकल नहीं पा रहे। मुझे बताइए कि इमोशनल अब्यूज़ के सिम्टम्स, यानी जब आपको किसी ने तशद्दुद नहीं किया, आप पे हाथ नहीं उठाया, हम अपने रवैये से, अपनी फीलिंग से कैसे ये पता लगाएं कि मे बी आई एम फेसिंग इमोशनल अब्यूज़? जब भी अगर आपको अपने जो है रिलेशनशिप के अंदर ऐसा फील हो कि सामने वाला पार्टनर, एक दफ़ा नहीं बार बार अगर आपको ये एहसास दिला रहा है, क्योंकि एक दफ़ा हो सकता है कि गैर इरादी तौर पर भी हो गया, लेकिन अगर मसलसल ऐसा हो रहा है कि वो आपको इस तरह के जुमले बोल रहे हैं कि जिससे आपको अपनी सेल्फ एस्टीम पे डाउट हो रहा है, या अगर आपको अपनी ज़ात हर्ट होती महसूस हो रही है, तुम इस काबिल नहीं हो, या तुम ये नहीं कर सकती हो, अनवर्दी हो, जिससे आपको वर्थलेसनेस का एहसास हो रहा हो, तो ये पहला साइन है कि इसका मतलब आप इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हैं। अगर कोई भी गलती हो जाती है, गलती शायद अब्यूज़र ने खुद की है, लेकिन जब आप उससे बात करने जाएं जिस पे वो चीखने चिल्लाने लगे और आपको उल्टा ये एहसास दिलाए कि गलती आपकी है, यानी आपको गिल्ट में मुब्तला कर दे, दिस इज ऑल्सो अ साइन कि आप जो है इमोशनल अब्यूज का शिकार हो रहे हैं। छोटी सी मिसाल है कि अगर तुम ये ना करती तो मेरा ये रिएक्शन ही ना होता। ट्रू, ये पलट के बात इस तरह की पलट नहीं होता। और देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ, तुम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रही हो, तो मेरी एक गलती को लेके तुमने इतना हाईलाइट कर दिया। उसमें होता क्या है कि क्योंकि अब आपको जब ये कहा जाता है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, जब वो गिना जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस हट जाता है उस चीज़ के ऊपर से कि जिस वक्त मेरा हर्ट क्या है, इस वक्त आप उससे जो है हट के आप ये सोचने लगते हैं कि यार वाकई मैं किससे शिकायत कर रही हूँ। सही। तो वो एक कांस्टेंट, और क्योंकि वो आप खुद पे डाउट करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर ये होता है। और टर्म्स भी हैं इसमें, गैस लाइटिंग, कि आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है, जो आप महसूस या देख रही हैं या जिस तरह परसीव कर रही हैं उसके बरक्स एक आईना आपको दिखाया जाता है और कहा असल हकीकत वो है। और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है उनके अंदर। तो होता क्या है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक ये बिलीफ जो है वो पैदा कर देते हैं कि आप उनके बगैर कुछ भी नहीं है। और बेसिकली आपकी जो है ना, आपको ज़रूरत है अब्यूज़र की, अब्यूज़र को आपकी ज़रूरत है, जबकि इन रियलिटी इसके बरक्स होता है। इस पे भी हम बात करेंगे कि इमोशनल अब्यूज़र्स की पर्सनालिटी ऐसी क्यों बनती है। दैट विल सेव फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोबिया फॉर बीइंग हियर, बिकॉज इन चीज़ों के बारे में आगे ही बहुत ज़रूरी है। वी आर नॉट गोइंग टू डीमोनाइज द पर्सन जो इस तरह के रवैये में है, लेकिन शदीद इसके इम्पैक्ट्स होते हैं ऑन अदर पीपल्स लाइफ। ये ऐसे क्यों हो जाते हैं, इस पर बात करेंगे हम अगले हफ्ते। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और इस वुमेन्स वीक स्पेशल में आज आपकी मुलाकात कराते हैं दो बाहिम्मत बहनों से। जब इंसान किसी भी बात का इरादा कर ले, तहैया कर ले कि उसने आगे बढ़ना है, तो कोई भी रुकावट, कोई भी चैलेंज उसको रोक नहीं सकता। और इसी का अमली एक मुजाहरा करती हैं दोनों बहनें, बिकॉज दे हैव अ कंडीशन व्हेन इट कम्स टू साइट। ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं, लेकिन इस बात को इन्होंने अपनी रुकावट बनने नहीं दिया। और ख़ास तौर पर जहाँ हमारे पास कोई स्पेशल एड मौजूद
नहीं है, ऑडियो बुक्स ना हो, इनकी गैर मौजूदगी में भी दोनों हुसूल इल्म के लिए कोशां हैं। आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एमन ज़हीर और हिबा ज़हीर। एमन जो इस वक्त परसू करने का है, शी इज़ डन हर BS इन साइकोलॉजी, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स भी साइकोलॉजी में किया और आजकल कायद आज़म यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में MPhil कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं की बहन हिबा जो कि BS इकोनॉमिक्स कर रही हैं और इन दोनों का इरादा यही है कि जो मुश्किलात इन्होंने फ़ेस की उसको दूसरों के रास्ते से हटाया जा सके। यानी अगर और भी स्टूडेंट्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनकी बसारत का मसला है, तो उसके बावजूद भी वो किस तरह तालीम हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए दोनों कोशिश करना चाहेंगी। वेलकम टू माई शो एमन एंड हिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एमन, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। कभी इस बात का, यानी अपनी मुश्किलात का, चैलेंज का, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं था, कोई छोटा चैलेंज नहीं था, इसको जब आप एक तरह से ओवरकम करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, तो क्या प्रैक्टिकली लोगों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है? यानी ख़ास तौर पे आपकी कंडीशन में MPhil परसू करना या मास्टर्स परसू करना, क्या आप लोगों ने लोगों की ऐसी राय सुनी थी? यस मैम, ऐसा तो हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। बहुत चीज़ें मुश्किल थी, बहुत कुछ मुश्किल था, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है लाइफ में। बट हमारे साथ ये है कि हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ऑल ऑफ देम हैव रियली हैव अ ग्रेट सपोर्ट। हम लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट उन लोगों ने किया है हम लोगों को, और इसी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। जो स्ट्रगल्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं वो एजुकेशन की फील्ड में है, वो तो रहेंगी, और हमें वी नो कि हमें उसके साथ एडजस्ट करना है। But it's so heartening to know, आपने बड़ी इनकरेजिंग बात की कि आपके असातिज़ा, आपके फेलो स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। अच्छा, जो कंडीशन है उसमें मुझे बताया गया है कि आप दिन के वक्त आपकी बिल्कुल साइट नहीं है, विजन नहीं है, लेकिन रात के वक्त आपको थोड़ा सा दिखता है। जिस तरह आपने मुझे खुद भी बताया कि मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हुए आप किताबों को पढ़ते हो और फिर आपके पास राइटर्स मौजूद होते हैं आपके रिटन टेस्ट के लिए। तो इसमें आपके असातिज़ा आपको कैसे फैसिलिटेट करते हैं? हिबा, अभी तक तो ऐसा रहा है कि टीचर्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है जी। लाइक जब आप यूनिवर्सिटी में कुछ भी करना होता है तो टीचर्स वगैरह काफ़ी हेल्प आउट कर देते हैं। सही। और हमारे लिए थोड़ा एग्जामिनेशन क्राइटेरिया कभी कभी बदल दिया जाता है, लाइक क्लास असेसमेंट के लिए। सही। तो उस तरह है कि टीचर्स की काफ़ी सपोर्ट है। लेकिन क्योंकि आप लोग इस चैलेंज से आपकी आगे है, और जब आप कहते हो कि अपनी तालीम को, अपने एक्सपीरियंस को लोगों की मदद के लिए आप इस्तेमाल करना चाहोगे, तो अगर आपसे सजेशंस ली जाएं कि किस तरह हम इस तालीम हासिल करने के अमल को और आसान बना सकते हैं उन लोगों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हों, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मैम, इसमें ये है कि हमारे यहाँ जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं या इवन किसी भी डिसेबिलिटी के साथ लोग हैं, उन लोगों के लिए कोई भी प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, या फिर अगर हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप है उनका, बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ के साथ है। तो वी वांट कि हम लोग ऐसी फैसिलिटीज़ बनाएं, ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों के लिए अवेलेबल बनाएं जो उनको हेल्प आउट कर सके, उनको पढ़ने में, उनके लिए विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स हम लोग उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए। ऐसे अपने एजुकेशन सिस्टम को हम लोग अपडेट करने की कोशिश करेंगे। एमन, मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि साइकोलॉजी ही परसू कर रहे हैं, तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि एक जो बहुत ही पॉजिटिव इंसान होता है, जो मुस्तकबिल के बारे में बहुत खुशाइन ख्यालात रखता है, उसमें और एक मायूस इंसान में असल फ़र्क क्या होता है? यानी आपके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन आप मायूस नहीं हुई, इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? मैम, आई थिंक मेरे लिए तो इसकी वजह इज़ माई फैमिली, इज़ माई फैमिली सपोर्ट, माई फ्रेंड्स सपोर्ट। और साइकोलॉजी की जहाँ तक बात है तो इस सब्जेक्ट ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दी है। आई हैव बिकम वेरी मोटिवेटेड जब मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है। और लाइक आई वांट के आई नो कि यहाँ पे वैसे भी साइकोलॉजी के से रिलेटेड इतना काम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो लोग किसी और डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स को, इमोशनल नीड्स को तो बिल्कुल भी कैटर नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप एक थेरेपिस्ट हों, अगर आप एक काउंसलर हों, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट की आगे ही रखती हैं, और आपके पास कोई खातून आए, कोई लड़की आए जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मायूस फील करती हो, जो समझती हो कि हालात मेरे बिल्कुल काबू में नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, आगे बहुत तारीकी नज़र
आ रही हो तो आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगी, क्या कहेंगी? मैम उसमें यही है कि अल्लाह ताला रास्ते आपके लिए आसान कर देते हैं। बेशक आप खुद कोशिश करें, अगर आप एक दफ़ा कोशिश करोगे तो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद खुलते जाएंगे। फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, सही, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप एक दफ़ा कोशिश करो। आप अगर खुद पीछे हट जाओगे, खुद अगर हिम्मत हार जाओगे तो वो आपके लिए फिर चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल क्रिएट होती जाएगी। सही। हिबा, आप खुद मोटिवेटेड हो। जी जी बिल्कुल सही। हिबा, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स परस्यू कर रहे हो और अक्सर आपके सब्जेक्ट की भी इंटरेस्ट की बात है और आए दिन आप मीडिया पे भी सुनते रहते होगे कि जी मुल्क की मईशत का बड़ा बुरा हाल है, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। आपका पर्सनली इस बारे में क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए, हमारी क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होनी चाहिए? मैं अभी कोई पॉलिसी तो सजेस्ट नहीं कर सकती, बट ऐसा है कि आई थिंक थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, सब लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। सही। और हालात ठीक हो जाएंगे, हालात बेहतर होंगे। अच्छा, चीज़ें वाकई ख़राब है या हम बोलते रहते हैं, सोचते ज़्यादा नेगेटिव हैं आपके ख्याल में? आई थिंक हम लोग कॉमन मैन की अगर हम बात करें तो वो रियलिटी को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि एक्चुअली मसले चल क्या रहे हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं जो चीज़ें उनको लाइक आम बंदे को तो सिर्फ महंगाई नजर आ रही है, बट उसको ये नहीं पता कि उसके पीछे मुतहर्रिकात क्या है। थैंक यू सो मच एमन एंड हिबा फॉर बीइंग सो मोटिवेटेड एंड इंस्पायरिंग। आपकी यह मौजूदगी हमें फिर एहसास दिलाती है कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत और करेज की ज़रूरत है। इसी के साथ व्यूअर्स हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्जेशन एंड सेगमेंट इज़ ब्रॉट टू यू बाय टाइगर बिस्किट्स। आप देख सकते हैं वेरी पॉपुलर विद द किड्स और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। इट्स लाइक एन एनर्जी बूस्टर फॉर देम। लेकिन द कोर इशू दैट वीड लाइक टू टॉक अबाउट टुडे इज़ कि जब आप एनर्जी में स्लम्प फील करें तो आपके लिए ये बात एक अलार्मिंग चीज़ होनी चाहिए। यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू इट, ख़ास तौर पे क्योंकि बच्चों की ये खेलने कूदने की, डेवलप होने की, बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने की उम्र होती है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 44% ऑफ द चिल्ड्रन आर आयरन डेफिशिएंट। जब उनमें आयरन और जिंक की कमी होती है, ये इनके ओवरऑल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, लर्निंग एक्सपीरियंस को स्लो डाउन कर सकते हैं। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहत नाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत साहिबा, यूर अ न्यूट्रिशनिस्ट, मुझे बताइए पेरेंट्स का एक तो सबसे पहले जैसे ही बच्चा थोड़ा सा टॉडलर एज में जाता है, हर माँ ये कंप्लेन करती है कि ये खाता नहीं है। तो जब आपके खाने से, आपकी ग़िज़ाइयत से वो न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे होंगे तो किस तरह हम आयरन डेफिशिएंसी और जिंक डेफिशिएंसी को कॉम्बैट कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कशन के लिए चूज़ किया। आई मस्ट अप्रिशिएट इट बिकॉज हमारे पाकिस्तान का और दुनिया भर का ये मेजर मसला है कि हमारे बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और उसकी वजह ये कि हमारे बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं और इस बेसिकली इन तमाम चीज़ों का मकसद यही कि हमारी माओं में ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसका वो ज़रूर ख्याल रखें। बच्चे की न्यूट्रिशनल चीज़ों का वो ध्यान रखें और कोशिश करें कि किसी न किसी फॉर्म में बच्चों के खाने पीने में आयरन को ऐड कर दें। अच्छा, ये बड़ा अहम है कि आप इस बात को समझें कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि जी आयरन डेफिशिएंसी के जो बज़ाहिर आपको सिम्टम्स नज़र आने, मिसाल के तौर पे जी रंग पीला पड़ रहा है या आंखें पीली पड़ रही हैं, ये बहुत लेटर और एक्सट्रीम स्टेजेस में होता है। शुरू में ही अगर एक अक्लमंद माँ है, और आजकल तो माँ इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, हमारी माँ इतनी अक्लमंद और समझदार हो गई है, आपने देखा होगा आप आराम से उस बच्चे को पिक कर सकते हैं जो एक सुस्त सा बच्चा है जिसको कुछ खेलने कूदने में भी दिलचस्पी नहीं, क्लास में भी स्कूल में भी वो इतना एक्टिव नहीं है। वजह ये नहीं कि वो खेलना नहीं चाहता या वो पढ़ना नहीं चाहता, वजह ये कि वो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो रहा है जिसकी वजह से उसमें एक सुस्ती नुमाया हो जाती है। और एक बात और यहाँ पे कहते चलें कि लोग अक्सर किसी को ताना देने के लिए, तंग करने के लिए, टीज़ करने के लिए कहते थे ना एक कुन जहन है, लेकिन क्या आपको पता है कि वाकई अगर बच्चों में आयरन की, जिंक की कमी हो तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट कम रह जाती है। देयर आर ब्रेन स्कैन्स बाकायदा टेस्ट किए गए हैं जिसमें आप दिखाएंगे कि जो नॉर्मल डेवलपमेंट साइज बच्चे के ब्रेन का होना चाहिए उससे वो कम रह जाता है। उनके कॉग्निटिव फंक्शंस, जो ब्रेन के फंक्शन है, किसी मशीनरी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो अफेक्टेड होते
होते हैं, इसी उसको आम जबान में आप ये समझ लें कि वो जैसे आप कह रही हैं कि बच्चा एक सुस्त सा है जिसको आप अक्सर एक कुन जहन बच्चे का लेबल लगा देते हैं, जो कि वो नहीं होता। नहीं, आप बाकायदा बच्चे को डांट रहे होते हैं कि तुमसे फोकस क्यों नहीं होता, बाकी बच्चों ने टेबल्स याद कर लिए, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन वो टेबल्स याद कर ही नहीं पा रहा होता बिकॉज इसके जहन में सलाहियत नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज प्राइमरी केयर गिवर्स, एज द हाउस होल्ड, चाहे उसके पेरेंट्स के रूप में हो, ख़ानदान के रूप में हो, उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना। अच्छा, आयरन पे अक्सर बात होती है एंड पीपल डोंट नो, आयरन आपके हीमोग्लोबिन में, आपके रेड ब्लड सेल्स में वो खलियात बनाता है जिससे जिस्म के हर निज़ाम में, हर ऑर्गन में ऑक्सीजन जाती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं ऑक्सीजन के बगैर आपका कोई भी बॉडीली फंक्शन नहीं हो सकता, और जब आयरन नहीं होगा, जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, कम पहुंचेगी, और उससे ये होगा कि जब कम पहुंचेगी तो बच्चा जब खेलने जाएगा तो उसका सांस फूलेगा, उसको थकन का एहसास ज़्यादा होगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन से हमें नॉरिशमेंट मिलती है तो वो नहीं मिल रही है। तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि हम आयरन का ख़ास तौर पे हमारी माँ इस चीज़ का ख्याल रखें कि उसकी ग़िज़ाइयत का जो जिस तरह से जिस फॉर्म में भी दे रही है उसमें आयरन को ज़रूर शामिल। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि बचपन अगर आप देखें कि बच्चे खेल कूद के आते हैं तो सुर्ख सफ़ेद रंगत होती है राजी, यानी उनके गाल फ्लश कर जाते हैं। आजकल मैंने देखा है अ लॉट ऑफ मदर्स गेट सो कंसर्न कि मेरे बच्चे के बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी बेटी के बाल लंबे होने चाहिए, और वो दुनिया जहान के तेल और पता नहीं क्या कुछ उनको लगा देती हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अगर आयरन एंड जिंक बच्चे में नहीं है तो बाल भी गिरेंगे, जिल्द भी रूखी होगी, और वो देखने में भी आपको ऐसा लगेगा कि बच्चा लेथार्जिक है। जिंक का रोल कई चीज़ों में है, सबसे ज़्यादा हमारे हेयर ग्रोथ में, और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी अगर है या बेटा है तो बाल उसके खूबसूरत हों, बिकॉज वो एक हमारा एक जिस्मानी एक ऐसा फीचर है जो हमारी खूबसूरती में वैल्यू ऐड करता है। तो माँओं को ये सोचना चाहिए कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग हो सकता है, तो उस सेहतमंद दिमाग के लिए ज़रूरी है कि जिस्म को सेहतमंद रखें, और जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है कि वो बेसिक एलिमेंट जो आयरन है उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें अलॉन्ग विद जिंक। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे हम अक्सर बात करते हैं कि बच्चों पे आजकल इल्ज़ाम दे दिया जाता है कि जी ये टीवी बहुत देखते हैं या आईपैड बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से इनकी नज़र कमज़ोर पड़ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों में अगर आयरन एंड जिंक की कमी हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनको ऐनक लग जाने के, उनकी आई साइट वीक हो जाने के। अब मुझे ये भी बताइए राजीव, और बिकॉज आई हैव द लास्ट 1 मिनट, हमने इस मसले को तो स्टैब्लिश कर लिया, लोगों में आगाही भी कर दी, लेकिन अब इसका सोल्यूशन यानी व्हाट कैन बी एडेड टू द डाइट ताकि आपकी ये डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स पूरे हों? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक ख़ास यही चीज़, लेकिन हर चीज़ को जो माएँ चूज़ करें उनको ये ध्यान रखना चाहिए क्या इस चीज़ में आयरन है या नहीं, क्योंकि अगर वो ये चीज़ों पे देखेंगी तभी वो अपने बच्चे को एक ऐसी न्यूट्रिशनल डाइट दे सकेंगी जिसमें आयरन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा थका हुआ आता है या आप उसको स्कूल के स्नैक में चाह रही हैं कि कुछ बिस्किट दे दें, तो अगर आप बिस्किट भी चूज़ कर रही हैं तो ऐसा बिस्किट चूज़ कीजिए जिसमें आयरन कंटेंट हो, जिसमें जिंक कंटेंट हो। बिल्कुल सही कही। थैंक यू सो मच राहत जी फॉर बीइंग हियर, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। लेकिन नेचुरल चीज़ों में जी लाल रंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये यही निशानदेही करता है कि इसमें आयरन मौजूद है, जिसमें एप्पल्स शामिल हैं, कैरेट्स शामिल हैं, बीटरूट शामिल है, और अगर आप मीट्स की तरफ जाएं तो रेड मीट भी आयरन रिच होता है। इसी के साथ लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। सेंसिबली, वाइजली एंड किसी प्रोडक्टिव तरीके से उसका कोई बेनिफिट हो किसी को, हम ज़्यादातर नेगेटिव्स पे फ़ौरन चले जाते हैं। अडेप्ट कर लेता है हर बंदा कि ये नेसेसरी है, ये एसेंशियल है, कैमरा होता है, मोबाइल होता है, हाँ जी इंटरनेट है, मगर आप उसका यूज़ और मिसयूज़ का अंडरस्टैंड करो। बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग ना, अगर हम बात करें कि आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। पलबशा आई वाज वेरी सरप्राइज कि हम आमतौर पे कहते हैं कि जी अगर कोई रोक टोक करे तो ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारा माशरा क्योंकि बड़ा ट्रेडिशनल है। कल मैं देख रही थी मैथ्यू हसी ने अपनी जो पोस्ट की उसमें उसने कहा कि यू शुड फोकस ऑन वन पर्सन रादर देन बीइंग ट्राइंग टू बी अ डार्लिंग फॉर मेनी थाउजेंड्स। एंड आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू टॉक टू पीपल जिनकी बड़ी बड़ी इंस्टाग्राम फॉलोइंग्स हैं, ख़वातीन जो अपने आप को डिज़ायरेबल या वर्दी फील करने के लिए दे पुटिंग so much content out there. What was your reaction if you found out that a white man, a European is saying this? Actually the thing is कि जो हम देखते हुए आ रहे हैं एक rise on mental illness जो बढ़ता जा रहा है, and there's a lot of anxiety issues बहुत ज़्यादा है, stress बहुत ज़्यादा है। मुझे आप लोग का तो नहीं पता, but I at times go on this social media cleanse. Yes. I disconnect, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया बिकॉज आप जो भी चीज़ देख रहे होते हैं वो ज़्यादातर इतनी नेगेटिव कंटेंट होता है कि इट जस्ट डिप्रेसेस यू, या तो इंतहाई स्टूपिड किस्म का कंटेंट है। इट्स लाइक
एक्सट्रीम्स में। मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी कभार बड़ी दोहरी जिंदगी भी जी रहे हैं। पलवशा, लाइक यू एंड आई, यू कुड नो मी एज अ सर्टेन पर्सन, लाइक आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बात करें, चले हम तो सब टेलीविजन पे मीडिया में हैं, बट आई नो ऑफ गर्ल्स जो बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हैं, एंड यू हैव अ सर्टेन स्टीरियोटाइप इन माइंड कि अच्छा जी दिस इज द बैकग्राउंड शी इज कमिंग फ्रॉम, and suddenly she has a TikTok or a Instagram presence जहाँ पे वो बहुत मुख्तलिफ है। तो क्या आप इसको हेल्दी समझते हो नाजिया कि वो अपनी पर्सनालिटी के एक और एंगल को एक्सप्लोर करी, या आपको लगता है ये तजाद है, खुला तजाद है? बिकॉज एवेन्यूज़ नहीं मिलते। सेल्फ डेवलपमेंट की मैंने जो पहली बात की थी, हम बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की, सेल्फ इमेज अवेयरनेस, we were not aware and we were not prepared for this influx of sudden gadgetry and information technology। अब वो जब हमारे हाथ में आ गया और दुनिया का एक्सेस हमारे पाम में है, तो यूजेस एंड मिसयूज अगर अवेयरनेस के बगैर हमें दे दिया गया है, देन अगेन एज शी सेड वो इनर वैलिडेशन नहीं है, आई एम सीकिंग इट फ्रॉम समबडी एल्स। मैं अच्छी लग रही हूँ, आपने लाइक किया तो आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ। दैट मीन्स कि सेंस ऑफ वर्दीनेस, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज पे ये इजी फेम या इजी पर्सनालिटी एडिक्शन, इट इज इट्स लाइक अ वेरी बैड ड्रग एडिक्शन कि आप सोशल मीडिया आई थिंक इट्स द यानी एक होता ना पहले ज़माने में अगर ख़वातीन आईना देखती थी, या जब आईना नहीं होता होगा तो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखती थी, अब लड़कियों को somehow that same it's the camera selfie, यानी अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं मैं बाल कैसे लग रहे हैं, एंड sometimes you probably in your mind, in your subconscious, आप किसी एक्टर से, किसी मॉडल से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, आपने खुद ही कुछ अपना मेकअप किया, रात को सारे घर वाले सो गए, फिर आपने सेल्फीज ली। दिस हैज़ बिकम वेरी कॉमन। इस पे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या आपको पता भी होता है कि आपके बच्चे सब कुछ कर रहे हैं या नहीं? इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं जी मोबाइल फ़ोन्स और उसका ख़ास तौर पे जो कैमरा फ़ीचर है उसने ज़िंदगी को कैसे बदल के रख दिया है। टिकटॉकर्स आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, संडे को फेयर हॉल जाना मुश्किल हो गया क्योंकि हर पेड़ के नीचे से 4 टिकटॉकर्स निकल रहे होते हैं और अपना कंटेंट बना रहे होते हैं। इस बारे में बात करने के लिए अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या ख्याल है आपका ये कैमरे और मोबाइल्स के बाद, इससे हमारी ज़िंदगियाँ कितनी तब्दील हो गई हैं ना? बेहतर हो गई हैं क्या परेशान हैं आप? शुरू से कैमरे का रिवाज तो रहा ही है। जब हम कभी देखते थे हमारे बड़े पिकनिक पे जा रहे होते थे, सबसे पहले चीख रहे होते थे तुमने रील रख ली, कैमरे का रोल रख लिया, अरे नहीं तो गाड़ी रोको। वो मुझे और जो तस्वीर नहीं दिखानी थी तो वो आई ही नहीं थी, तो खराब हो गई थी, खराब हो जाती थी। और आफ्टर दैट पिकनिक स्पेशली हम लोग को बड़ा इंतजार होता था कि घर में जब पिक्चर्स आएंगी तो सब देखेंगे। बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्म होता गया, लेकिन जो बेहूदगी से अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम उस वक्त की मौजूदा जो कंडीशन होती है जिसको हम एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उस चीज को मिस करके हम दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा निकल जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट वजाहत, यानी आप 10,000 12,000 का टिकट ले रहे हैं किसी कॉन्सर्ट में जाने के लिए और देख उसको अपनी मोबाइल की स्क्रीन से रहे हैं, बिकॉज आप ज्यादा फोकस्ड हैं कि इसकी वीडियो बन जाए। लोगों को बता दूं मैं, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो, वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि डॉन तो मेरी से बात होती रही है, और डॉक्टर वजाहत को। अच्छा सिद्रा, सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्लैड कि कल मैंने आपको एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट देखा और बहुत अच्छा आपने पेट्रोलियम की तबसरा किया। आई विश कि आपको मजीद लोग बुलाएं ताकि एक अच्छा प्रोग्राम सुन सके। थैंक यू सो मच याया। अच्छा देखिए, आई एम योर टॉप फैन, यू कैन रियलाइज इट। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद दैट एंड आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू। अच्छा ये बात आप देखें, हम आपकी इतनी तारीफ करते करते थकते नहीं है। डॉक्टर वजाहत मुझे बहुत पुराना जानते हैं, हालांकि मेरी इनसे मुलाकात थी, लेकिन आप हमारी तारीफ नहीं करती सिद्रा। अरे आपकी हम देखिए रोजाना आपसे कॉल पे बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा शो ही नहीं पूरा हुआ जब तक आपसे बात ना हुई। आज के मौजू के बारे में क्या कहेंगे? मैं आज के अच्छा एक और बात बता दूं, क्योंकि आज से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है और मैं आज टीवी में मुझे आपके होस्ट ने इनवाइट भी किया था, जी जी, वो सवेरा नदीम ने, तो मेरा आना भी हुआ है। आई विश के मुझे आप किसी दिन बुलाए इंशाल्लाह ताला, हम जरूर इसको जो ना प्लान करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, मोबाइल फोन जिंदगी में रहमत या जहमत? ये रहमत भी और जहमत भी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ये तो हमेशा ऐसे ही है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, है ना? नहीं, हाँ बिल्कुल डिपेंड करता है। मैं तो शादीशुदा हूँ, लेकिन सारे आदमी की इधर उधर आदमी मटक जाता है, लेकिन आपको अपने आप को काबू में रखना चाहिए। थैंक यू सो मच आपके, बिल्कुल आपने सही कहा है। पलवशा क्या कहेंगी जो लोग, अच्छा इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि अब एवरीबडी हैज बिकम अ विजिलेंटे।
वी रियलाइज इट और नॉट, हमें जहाँ लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ज़रा भाव ताव में हमने नेगोशिएट करने की कोशिश की, दुकानदार नहीं माना, या आपका जो एक्सपेक्टेड सर्विस लेवल था उसको वो मीट नहीं कर पाए, झट आपने मोबाइल फ़ोन निकाला और आपने कहा मैं आपको अब एक्सपोज करूँगी सोशल मीडिया पे। ये ट्रेंड, इसको आप कैसे देखती हैं? आई थिंक दिस इज़ वेयर वी आर हेडेड। आई डोंट नो इफ आप लोग में से किसी कोई ड्रामा देखता है, देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ ब्लैक मिरर। सो ब्लैक मिरर में एक एपिसोड थी जिसमें बेसिकली आपको घर पे क्रेडिट मिलना या जॉब मिलना आपके सोशल मीडिया से मिलेगी। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आर हेडिंग। चाइना में तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है कि आपके सोशल मीडिया स्कोर्स होते हैं और उसी से वो अंदाज़ा लगाते हैं किस किस्म के इंसान हैं आप, ठीक है। सो ये बड़ा आसान है और इस चीज़ को देखिए बाकायदा इंकरेज भी किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज द ईजीएस्ट वे that the government and the state and the NSA can keep an eye on us as well. पहले हम बात करते थे लीडर्स की, पहले जैसा हम कह रहे थे कि मशहूर होने के लिए कोई हुनर होना, कोई काबिलियत होना ज़रूरी थी। अब आपने उनको you have deteriorated them to the point of influencers, कि बस इन्फ्लुएंस कर दो, मेरा ये काम निकाल। सीधा देखिए इसमें मीडिया वालों का भी कहीं ना कहीं है, we should also own up our responsibility। ये जो ट्रेंड चल कर आ रहा है ना कि भाई पब्लिसिटी हो गई, there is no such thing as bad publicity, ठीक है। रिसेंटली एक ऐसा किस्सा हुआ था जिसमें देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज अ होस्ट जिसने बहुत डिफरेंट चैनल्स पे जाके काफ़ी बातें की, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल वर अपलॉडिंग हिम कि नहीं भाई तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत सही किया, तुम तो फेमस हो गए, तुम तो ट्रेंड कर रहे हो। एंड दिस इज सो रॉन्ग बिकॉज आप एथिक्स उसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी इन अदर वर्ड्स ये जो पहले था ना कि आपको एविडेंस मिला और उसकी बेसिस पे आपने कोई राय बनाई, अब हम अपनी राय बना ही नहीं पाते नाज़िया। व्हाट वी सी इज कि आपको एक आर्ग्यूमेंट मिला, फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट मिला, फिर दोबारा एक आर्ग्यूमेंट आ गया, सो यू जस्ट लॉस्ट, यू आर लॉस्ट। एंड आई थिंक द ओनली थिंग इज कि हमें सिंस चेक एंड बैलेंस और हमें somebody needs to oversee कि विजिलेंटेस जो हैं इनका मोटिव क्या था, वर दे पेड अनपेड, लाइक आजकल ये भी एक चल रहा है ना, पिछले दिनों का ट्रेंड तो यही था। अब अभी अली अज़मत वाले आर्गुमेंट्स ना दें मुझे कि कुछ ब्लॉगर्स हैं जो गाने की बुराई कर रहे हैं। कुछ इज anonymity and anybody sitting behind a keyboard is anonymous। वो अपने real name, but you know what, there is a truth because we all know कि PR companies can be yes, बट द थिंग इज कि हमारे ऊपर जैसे हमारी मीडिया में चेक एंड बैलेंस होता है, देयर इज अ बोर्ड, देयर इज नाज़िया। चलो ये तो लार्जर डिबेट है, लेट्स कम डाउन टू द पर्सनल इश्यूज। मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में जैसे ट्रेडिशनल हैं, कंजर्वेटिव हैं लोग, पोजेसिवनेस होती है टुवर्ड्स योर पार्टनर। व्हेन अ पर्सन रियलाइजेस कि भाई शादी से पहले या रिलेशनशिप से पहले वजाहत इनकी एक माशाल्लाह भरपूर किस्म की सोशल मीडिया प्रेजेंस थी, ये गाने भी गाती थी, तस्वीरें भी लगा रही थी उसके ऊपर, मीडिया पे नहीं थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं थी। हाउ आर मेन इन आवर सोसाइटी रिएक्टिंग टू दैट? आई थिंक डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है कि आपकी अपनी लाइफस्टाइल और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अगर कोई शख्स, इंसान, कोई आदमी, मर्द अपने तौर पे पूरा है, उसका काम काज अच्छा है, उसकी सेल्फ स्टीम हाई है और उसको पता था कि शादी से पहले भी जो मेरी होने वाली बीवी है उसकी लाइफस्टाइल क्या थी, तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ी सी उसकी हाइप कम है एज कम्पेयर टू द वुमेन, तो वहाँ पे जेलसी फैक्टर बहुत आ रहा होता है। जैसे कि कोई फीमेल सिंगर है, अब उसको तो जरूरी है कि वो अपने छोटे से गाने को प्रमोट करने के लिए लगाना है, तो वहाँ पे अगर हस्बैंड कुछ काम नहीं कर रहा हो रहा या उसकी फैमिली की तरफ से प्रेशर ज्यादा आ रहा है, खासतौर पे जो उनकी माएँ होती हैं या ये किस तो बातें बहुत होती है पीछे। लेकिन वजाहत पहले देखें, हम आई हैव बीन इन टेलीविजन फॉर 10 years, आई एम श्योर कि मुझ पे भी तनकीद होती होगी, आप लोग को जहाँ तारीफ करने वाले हैं वहाँ तनकीद करने वाले भी होते हैं, लेकिन इन योर फेस नहीं होती। यानी मेरे घर वालों का जो मेरे बारे में ओपिनियन है वो मेरे बारे में ओपिनियन है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह, अगर ठीक है हमने कहा कि दिल बड़ा भी करे, वो इंसान बहुत मजबूत है, लेकिन जिस किस्म की वाहियात ट्रोलिंग हमारे माशरे में की जाती है, जिस तरह के गंदे कमेंट्स उसके नीचे आते हैं, फैमिलीज़ और ख़ास तौर पे अगर आपका कोई क्लोज रिलेशनशिप है, अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग है, आपका मंगेतर है, कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए हम लोग तो उसकी अब थेरेपी भी करने लगे हैं, जो हालात चल रहे हैं आजकल। टिकटॉक थेरेपी टिकटॉक थेरेपी कह सकते हैं। एक तो ऐसे मेरे पास टीवी पर्सन्स आए थे जिनके साथ कुछ बुरा हुआ और वो PTSD में चली गए, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर, कि हमारे साथ क्या हो गया, वो डिप्रेशन में, आइसोलेशन में चले गए। तो पता किया है वो कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो उनके जहन पे लग गए। तो जब आप, फिर हम उनको बताते हैं कि जब आप सोशली दुनिया में आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो आपको 70% अच्छे और 30% को आप वो लोग बर्दाश्त करने की आदत और तरीका आना चाहिए कि जो आपको खींचमता नहीं करे। और ये भी आपकी एक पॉपुलैरिटी का हिस्सा है
कोई भी टॉप नॉच ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है। सेलिब्रिटी तो समझ जाता है, मैं कह रही हूँ उससे जुड़े हुए रिश्तों को ये कैसे समझाया जाए, उसके बाप को कैसे समझाएं, उसके भाई को कैसे समझाएं। बट द थिंग इज सिद्धा, देखिए अगर आप सेलिब्रिटी की भी बात कर रहे हैं ना, अगर आप अपनी पर्सनल चीज के आप घर में बैठ के कुछ बना रहे हैं, कोई भी चीज बाहर as soon as आपने पोस्ट किया ना, वो एक प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट है, उस पे लोग जज भी करेंगे, तनकीद भी करेंगे। You should think about the consequences before posting stuff. This is imperative. बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, औरतों के लिए सोचें पहले और फिर पोस्ट करें। हम लोग इतना ज़्यादा इन द मोमेंट होते हैं ना कि नहीं जल्दी जल्दी पोस्ट करो, जल्दी जल्दी ये चीज़ें हम सोचते ही नहीं है कि अच्छा। और ये अगर आप अपने लिए ये डिसीजन ले रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, आपकी लाइफ है। अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं भी सोचा तो एटलीस्ट भुगतेंगे आप खुद ही। यहाँ पे सवाल इसके बारे में भी करना चाहिए, देयर इज़ अ स्ट्रीम ऑफ ब्लॉगर्स जो पाकिस्तानी शादियों को कवर करती है, वहाँ पे जिन लोगों को आप जानते नहीं भी हैं, जो लोग अपनी खुशी मना रहे हैं, मेहंदी पे अगर डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप बिला वजह वीडियो क्यों बना रहे हैं? यानी भाईजान इस सर्विस के लिए उस फैमिली ने फोटोग्राफर्स को, वीडियोग्राफर्स को हायर किया हुआ है, आपकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी एक बहुत तकलीफदेह ट्रेंड है जिसको हम रोक नहीं पाते। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा अब्दुल वहाब बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से। कैसी हैं? क्या हाल चाल है वहाब साहब? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड इट वाज वंडरफुल टू मीट यू इन इस्लामाबाद एज वेल। एग्जैक्टली, इट वाज लवली। और मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, आपने माशाल्लाह बहुत वंडरफुली कंडक्ट किया राब्ता का प्लान। बहुत शुक्रिया, पूरा थैंक यू सो मच। वंडरफुल, थैंक यू, वेरी ग्लैड दैट यू लाइक्ड इट। एग्जैक्टली। दूसरी चीज मैं सबसे पहले दूसरी चीज बताना ये चाहूंगा कि माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त गेस्ट बुलाए हुए हैं आज भी, और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। शुक्रिया। इसमें सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली जो मोबाइल कैमरा है जी, ये देखिए इसके जो पॉजिटिव यूज हैं, अभी फॉर एग्जांपल इस वक्त न्यू दिल्ली इंडिया में जितने मजालिम हो रहे हैं, हम सब तक उसकी कवरेज पहुंच रही है, और इंडिया का जो एक मकरूह चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है। सही। लेकिन साथ ही साथ इसका जो नेगेटिव यूज हमारे माशरे में हो रहा है, उसमें असल में हम में से हर फर्द को ड्यू एक्सरसाइज करना चाहिए कॉशन को। मिसाल के तौर पे, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, कैमरा जो है सिर्फ मोबाइल फोन के कैमरा वो थ्रेटनिंग नहीं है, बल्कि हर जगह हर हिडन कैमरा या विजिबल कैमरा वो मौजूद है। और उसमें से हम में से हर एक फर्द को ये तय करना होगा, ये अपने लेवल पे डिसाइड करना होगा कि हम अपने घर के बाहर जहाँ कहीं भी हों, जहाँ भी पोस्चर हम अपना पब्लिक करें, वहाँ पे हम ये ज़हन में रखें हम कहीं पर भी किसी भी जगह वॉच किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वहाब साहब, वेरी एप्ट। जिस तरह वो पहले लगाए जाते थे ना नोटिस, कैमरे की आंख आपको देख रही है, खबरदार। मुझे बताया नाजिया, क्या अब हम इनविटेशन कार्ड्स पे बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन भी देखेंगे कि प्लीज़ अपना सेलफोन ना लेके आए शादी में, बिकॉज फोटोग्राफी विल नॉट बी अलाउड? Do you think we'll be heading that way? Some people already yes, have exactly, headed that मैं way. ये कहने वाली थी, कुछ weddings में होता है, they confiscate the phones, they keep it outside. जैसे अभी बहुत सारी हाई प्रोफाइल वेडिंग्स अगर हो या कहीं पे भी, और जहाँ पे भी सेग्रीगेशन होती है या जहाँ पे आपको एटलीस्ट पता है, we can take our own precautionary measures जब तक कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती और लोगों को उस सेंस का यूज़ करने का, चीज़ों का सेंस नहीं आ जाता। लेकिन इस तरह होने से क्या वी वर प्रोटेक्टेड एंड आवर प्राइवेसीज आर नॉट गोइंग टू बी इन्वेडेड। फियर फैक्टर ज़्यादा है। लेकिन वजाहत मुझे बताएं, एक तबका माशरे में है ना जो ईगो पेट्रियार्कल अना का शिकार है, जहाँ पे लड़की अगर शादी से इनकार करे या रिश्ते को मना कर दे तो उसके मुंह पे तेजाब भी फेंका जाता है। तो आप बताएं कि ऐसे माशरे के हाथ में अगर सेल फोन भी है, ये कैमरे वाला मोबाइल भी है, तो ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं? एक्चुअली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू अदर फैमिली जो कि थोड़ा सा लिबरल होती हैं। जिन पे सख्तियाँ ज़्यादा होती हैं वही लोग इंटरनली फिर एग्रेसिव भी होते हैं, जिनको पाबंदियाँ ज़्यादा लगाई जाती हैं वो उनके अंदर ख्वाहिशें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप देखें कि जितने भी मीडियोकर टाइप के लोग हैं, ये टिकटॉक हो गया, ये सारे ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट इनकी सोशल मीडिया पे होती है, क्योंकि कहीं तो उनको वे आउट चाहिए ना अपनी ज़िंदगी का, कुछ कैथारसिस करने के लिए, कुछ टैलेंट को शो कराने के लिए। कई टैलेंटेड लड़कियां होती हैं जो एक्टिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, लेकिन आप उनको वैसे देखेंगे तो दुपट्टे में, और बल्कि सीधी सारी प्यारी सी बच्चियां होंगी, लेकिन उनका आप एक टिकटॉक देख रहे तो आप हिल के रह जाएंगे कि इतना बेबाक टैलेंट भी था। तो ये पैसिवली एग्रेसिव एक टच आ रहा होता है फैमिलीज में,
लेकिन इनके हाल फिर मसाइल भी हो रहे होते हैं साथ अच्छा साथ। एक बड़ा अहम इशू है जिस पे हम बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात करेंगे कि कई दफ़ा हमारे ही इस तरह के माशरे में एक बड़ी राइप थॉट आपने कर दी है कि जी कई लोग इसको बड़ा फैशनेबल बना के आपके सामने पेश करते हैं, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। आप कई ऐसे रिलेशनशिप्स भी देखेंगे जो फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन लड़की या लड़का एक दूसरे को ये कह के बेवकूफ़ बना रहे हैं, आई एम वेरी प्राइवेट। सो साथ में तस्वीर नहीं होगी, कोई सोशल मीडिया पोस्टिंग नहीं होगी। तो ये जो गुप्त और छुपे हुए रिलेशनशिप्स हैं, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ लोगों की तस्वीरें और इंस्टाग्राम फीड देखकर आप आप बाकायदा कॉम्प्लीमेंट करने का आपका दिल चाहता है, लेकिन फिर ये सवाल भी आप करना चाहते हैं कि ये तस्वीर ले क्यों रहा है और कौन ले रहा है ये तस्वीर। अगर एक बंदा अकेले कहीं एंजॉय कर रहा है, कुछ खा रहा है, यहाँ तक कि सो रहा है, तो उसकी तस्वीर कौन ले रहा है, इज़ माई क्वेश्चन टू यू। आज हम ये भी बात करना चाहते हैं कि जो लोग प्राइवेट होने का दावा कर रहे होते हैं और उनके साथ जो लोग होते हैं उनको बार बार ये कहा जाता है देखो मुझे तो तुम्हें फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं तुम्हारा इमेज नहीं ख़राब करना चाहता, फेसबुक पे मेरी सारी फैमिली मौजूद है, तो हम अपना कोई सबूत, कहीं हम मिलते हैं कभी साथ में हमारी कोई तस्वीर होनी नहीं चाहिए। वजहत क्या इस पे ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए लड़की के लिए या लड़के के लिए? अगर मैं थोड़ा सा अपना ज़माना भी याद कर अपने आप से आते हैं, दूर क्यों जाएं? जी आई थिंक प्राइवेसी से ज़्यादा इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं। दाल में काला वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है कि आप कुछ चीज़ों को छुपा रहे होते हैं, आप श्योर नहीं होते, आप श्योर भी नहीं होते। हो सकता है आप दो जगह पे मामला को लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि आजकल एक पिक्चर का वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। आपने मोबाइल में पिक्चर ले ली, अब आप रिस्क में हैं। और जिसने आपके साथ कोई अगर कनेक्शन है तो वो आपको स्टॉक कर रहा है, ये तो अब हमने गिवन है। हाँ। जो लोग वो लोग बल्कि अच्छे हैं जो आपकी तस्वीर को लाइक कर देते, कमेंट कर देते, वो अगर देखें मेरे लिस्ट में अगर 2500 लोग हैं और उसमें से 100 लोग मेरी पिक्चर को लाइक करते हैं, तो बाकी 1900 या 2400 तो सिर्फ देख रहे हैं ना, तो वो साइलेंट आंखें। तो मेरे ख्याल से इसमें नेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं अभी शक्ल दिखाना नहीं चाहता, मैं अभी छुपाना चाहता हूँ, अभी मेरी प्राइवेट लाइफ है, इसका मतलब ये कि वो एक तो इस रिलेशनशिप की श्योरिटी में नहीं है, पब्लिश नहीं करना चाह रहा। दूसरा ये कि हो सकता है उसने एक और कुंडा कहीं और फंसा है वो, क्योंकि ये भी वजह होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोथ साइड्स की बात कर रहा हूँ कि अगर और लड़की के लिए तो आसान है ना ये कहना कि आई एम वेरी कंजर्वेटिव, देखो मेरे पेरेंट्स कुछ कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा और जरा इधर से बाहर आ जाता हूँ मर्दों की तरफ से, मैंने ये भी देखा है कि ख़वातीन भी ऐसी होती हैं कि बाज़ औक़ात वो नहीं चाहती कि मैं पब्लिश हूँ एक जगह पे, क्योंकि उनके दूसरे मसाइल भी चल रहे होते हैं। तो ये दोनों जगह पे आई थिंक सिंसेरिटी या अच्छापन से ज़्यादा ये है कि हम अपनी दूसरी चीज़ों को छुपा सकें। लेकिन आप क्या कहेंगे कि क्या आजकल का ये क्राइटेरिया भी बन गया नाज़िया कि इफ़ यू आर विद समबडी, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके इंटीमेट रिलेशनशिप हो या आपके पेरेंट्स हों, हमें लग रहा होता है कि दैट मोमेंट इज़ स्लिपिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स, सो वी वांट टू टेक अ पिक्चर। ये भी ऑब्सेशन नहीं है? खाने से पहले तस्वीर खाने के बाद तस्वीर, मी टाइम तस्वीर, बिकॉज आई थिंक वो अंदर से जैसे भी डिस्कस्ड कि या तो सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं या लैक ऑफ सब्सटेंस है, और प्लस एक ट्रेंड फॉलो करना है। मैं भी बैंड वैगन में चढ़ जाती हूँ, मेरी फोटो आज कुछ नहीं किया नाज़िया ने, यानी कि सोशल व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, हम रेपुटेशन मैनेजमेंट की भी बात करते हैं। और building a reputation, like she said, somebody will look you up on your social media account, even a recruiter or somebody जहाँ पे मुझे जॉब करनी है, वो पहले मेरा फेसबुक अकाउंट देखेगा, लिंक्डइन पे वो शायद मुझे इस तरह ना देखे कि मेरी रियलिटी शायद इंस्टा और फेसबुक पे पता चलेगी। तो वहाँ के लिए भी इट्स नेसेसरी टू पुट आउट द कंटेंट दैट यू वांट द वर्ल्ड टू सी, तो वो वाइजली यूज करने वाली बात है। अगेन वो कौन सा चैलेंज था पलबशा आपको, यानी फेसबुक का एक आपका एवटार है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है और फिर टिंडर, अगर आप कितना जानना चाहते हैं तो उस पर पता चलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शीबा? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? माशाल्लाह मिसेस राठौर बात कर रही हूँ कराची से। थैंक यू सो मच मिसेस राठौर, क्या कहना चाहेंगी? कहना ये चाहूंगी हर चीज का इस्तेमाल अच्छा होता है, लेकिन एक हद तक, हद से ज्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। सही। और कैमरा प्राइवेसी होती है, अपनी प्राइवेसी कुछ खास होती है। आप जो बात कर रही हैं कि आजकल ये कहा जाता है कि कोई तस्वीर हमारी नहीं होनी चाहिए, एक आध तस्वीर लेने में कुछ थोड़ी चला जाता है, और दिखाना भी तो होता है ना फैमिली को
कि भाई ये है जिसको पसंद करता हूँ, तो बंदी को इस बारे में अलर्ट हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं नहीं है तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। काला, कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। अच्छा, मुझे ये बताएं बात बहुत अच्छी कर रही हैं, थैंक यू। मुझे ये बताएं मिसेस राठौर, ज़हनी तरबियत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि अगर कोई रिश्ते का जैसे अरेंज मैरिज का प्रोस्पेक्ट होता है तो लड़की के लिए तो जाहिर सी बात है 100 छानबीन भी होगी। बहुत सारे केसेस में लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता कि लड़की कोई सोशल मीडिया पे टिकटॉकर है, कंटेंट स्टार है, व्हाटएवर। लेकिन अगर यही चीज़ लड़का कर रहा हो और आपके सामने ये बात हो, तो आपको क्या लगता है कि रिश्ते के सिचुएशन में कितने लोग एक्सेप्टिंग होते हैं इस मामले में फॉर अ बॉय? मानना है कि इस सिलसिले में अगर इस तरह कहा जाए कि लड़के के लिए सब अलाउड है और लड़की के लिए कुछ अलाउड नहीं, तो ये तो दोगला रिश्ता हो गया। सही है। और ऐसे दोगले रिश्ते ज्यादा अरसा चलते भी नहीं है, इसलिए बंदे को बहुत ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, लड़के और लड़की दोनों के लिए। और एक्सेप्टेबल जहाँ तक होने की बात है, अगर तुम कर सकते हो तो लड़की भी कर सकती है। आपका वैल्यू सिस्टम मैच करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस राठौर कॉल करने के लिए। जी, इसमें नार्सिसिज्म का बड़ा फिर अब दखल आ जाता है कि जब कोई लड़का अपने आप से बाहर नहीं आता, वो पिक्चर्स दिखा के वो चाह क्या रहा है, काम क्यों कर रहा है, ये सब कुछ इसे पता चल जाएगा कि ये अभी ऐसा है तो ये और चीज़ों में भी नार्सिसिस्टिक होगा। आपको लगता है वजाहत इन ऑल योर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस कि अब आप किसी की सोशल मीडिया, पहले तो कहते हैं ना कोई गुफ्तगू करे, कोई ट्रैवल करे तो आप उसके जहन का पता लगा सकते हैं, आप उसकी इंस्टाग्राम फीड को देख के उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, साइको एनालिसिस हो सकते हैं, आया कि अटेंशन सीक करता है या नार्सिसिस्टिक है, या खुद उसकी निगाह कहाँ जाती है, नजर आ जाते हैं, पैरानॉइड्स होते हैं, उल्टी सीधी कोर्स बना रहे होते हैं। सीरियसली आप यकीन करें, मैं आपको 15 पोस्ट पे बता सकता हूँ कि ये शख्स क्या है। सही 15 पोस्ट जो आखिरी के 6 महीने में, ये किस I wanted to bring this up क्योंकि नाजिया जैसे बात कर रही थी कि आपके जो पॉसिबल रिक्रूटर्स हैं, जहां आपका पॉसिबली रिश्ता होना है, वो लोग भी इस बात पे नजर रखे हुए। आप ये मत समझे कि बड़ी हार्मलेस चीज है। यहाँ तक कि अगर आप कोई पॉलिटिकल आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, कोई रिलीजियस आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पलवशा, दिस इज ऑल अ डिपिक्शन ऑफ हु वी आर एंड हाउ वी सी द वर्ल्ड, राइट? It's become an extension of our personality. True. Because one-on-one अब बहुत कम हो गया interaction. Everything has gone digital. एंड एक बहुत जल्दी टाइम ऐसा भी आएगा कि हमारे सारे होलोग्राम्स यहाँ पे होंगे, सिद्रा का भी होलोग्राम। अच्छा, तस्वीर बैठी होंगी। अच्छा सुनो, तस्वीर तो तस्वीर, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने ना अगले हफ्ते के लिए एक टॉपिक रखा है जो हम स्टेटस में दूसरे से बात करते हैं। आप नाराज हो तो आप ना वो एक स्टेटस लगाते हैं जो आप चाहते हैं कि फलानी जगह पहुंच जाए। राइट, इस बारे में हम बात करेंगे अगले किसी शो में। बट थैंक यू सो मच वजाहत, पलवशा, नाजिया फॉर बीइंग हियर। आई थिंक द टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया इज चेंजिंग द वे वी लुक एट लाइफ एंड द वे वी लिव आवर लाइव्स, और इसके बारे में थोड़ी सी आगाही और थोड़ा सा समझ बूझ बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।